रैप अप, जैसा कि आप सब जान सकते हैं CUET PG का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों के स्कोर उनके हाथ में आ चुके हैं। NTA ने सब कुछ करके कट ऑफ भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया बच्चों के अंदर, एक डाउट क्रिएट हो गया है, खासकर कि उन बच्चों के अंदर जिन बच्चों को लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब बता रहे हैं इस हर सब्जेक्ट्स में, और उनके आसपास उन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डाउट है कि जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भरी हैं अपने फॉर्म में, खास करके JNU, DU, HCO वाले बच्चे, जो BHU वाले बच्चे, जो इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उन बच्चों में कहीं ना कहीं डाउट है। तो आज का वीडियो होने वाला है कि क्या हम लर्निंग्स देते हैं इस रिजल्ट से जो आया है, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 290 गया है 300 में, ये एक अपने आप में एक ट्रेंड है, अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक शो करता है कि क्या NTA ऐसा पेपर सेट कर रहा है जहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, और एक ऐसा पेपर सेट कर रहा है जहाँ पे बच्चे को सब कुछ ही आना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बच्चों के आए हैं, बहुत से प्रकार क्वेश्चंस आए हैं कि क्या उनको, जिन बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं या जो एक रेंज में 240% उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज यहाँ पर एक्सपर्ट हैं सिमरन मैम, जो सोशियोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने पेपर, तीनों साल का पेपर 2022, 23, 24 का देखा मतलब बात की है बच्चों से, सॉल्व किया है खुद से, और उन्होंने खुद ही एस्टीमेट बताया था कि 260+ तो जाएगा ही जाएगा, इतना तो कट ऑफ होनी ही है, क्योंकि पेपर ईजी आया था, पेपर सिलेबस से ही आया था और बहुत बेसिक सवाल आए थे, उन्होंने मुझसे डिस्कस करते हुए बताया था। तो आज वो हमारे साथ हैं, वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगी, खास करके सोशियोलॉजी को लेके। तो मैम को बुलाता हूँ मैं, प्लीज़ मैम कम फॉरवर्ड। और हेलो, मैं सिमरन कुमारी, मैं यहाँ प्रेपअप में सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है कि सोशियोलॉजी में 300 में से 290 लाना क्या इजी है, या इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी है, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है इसमें, 290 ला रहा है बच्चा, आगे जाकर मुझे लगता है बच्चे 300 से 300 ले आएंगे अगर बच्चा इतना एक्सपर्ट हो गया है, या NTA ने इतना इजी बना दिया है एग्जाम कि बच्चा 300 में से 300 कर ले रहा है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, 290 लाना मतलब ये शो करता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया पेपर को लेके, या इतना वो हो गया कि 290 मतलब 300 का पेपर है, 290 ला रहा है यहाँ पे, मतलब मैं तब की बात करूँ पेपर 1 हट गया है, पिछले कट ऑफ मैम आप देखेंगे तो 400 में होता था कि पेपर 1 था, अब 300 में 290 बच्चे लेके आ रहा है। तो अब जो पिछले जो कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ देख के जो अपने आप को बच्चे वो दे रहे हैं कि यार मेरा रेंज में आ रहा है, मेरा रेंज में आ रहा है, मेरी सही परफॉर्मेंस है, या कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो ना कंपेयर नहीं कर सकते आप। 2023 से लेके 2024 में जो कट ऑफ का जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैम से हम भाई बात हुई थी, तो मैम ने पेपर जब सॉल्व किया था तो 2024 का जो पेपर, 2022 का जो पेपर था, ठीक है, फिर 2023 का जो पेपर था और 2024 का जो पेपर था, ये मैंने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो पेपर था ये बहुत टफ बनाया था। टफ मतलब फर्स्ट पेपर था CUET PG का, कोई बच्चों को आइडिया नहीं था कैसे होने वाला है, इससे पहले सब यूनिवर्सिटीज अपने आप पेपर ले रही थी, ऐसा आपको पता है, आपने भी दिए हैं। उसके बाद एक मीडियम पेपर बनाया है, तो बच्चों में लगा कि चलो ठीक है ये 10 सेट करेगा, लेकिन अब जो पेपर बनाया है वो इजी बनाया है, ठीक, इजी बनाया है। जबकि ये जो पेपर हो रहे थे JNU के अलावा बाकी सब यूनिवर्सिटी पेपर 1 को काउंट कर रही थी, तो हम मान लेते हैं कि 400 के मार्क्स का पेपर था, और अब यही सिर्फ 300 मार्क्स का पेपर है, और यहाँ बच्चों का स्कोर आ रहा था 240 के आसपास। हमने पिछली बार कट ऑफ देखे थे, एनालिसिस भी किया था, और जो यहाँ जो कट ऑफ अभी जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं, मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और 290 गया है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। तो क्या रीजन हो सकता है कि ये जो ट्रेंड सेट चेंज हुआ है पूरा, ये अभी भी ये बच्चों में डाउट है कि ये क्या हो रहा है, बच्चे कैसे तैयारी करें, कैसे इस चीज को एनालिसिस करें, और क्यों ऐसा है कि 290 जा रहा है 300 में से, जबकि 400 में से 240 ही जा रहा था, ऐसा क्यों? मेरे अकॉर्डिंग
मेरे अकॉर्डिंग ये है कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि बच्चा काफी पढ़ने लग गया है। कि मैं ऊपर करता हूँ, हाँ चलिए। एक तो पहला रीजन ये हो सकता है कि बच्चे काफी पढ़ने लग गए या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो ये तो हाइपोथेटिकल बात होगी, बच्चे बहुत पढ़ने लग गए हैं। एक रीजन हो सकता है ये। हाँ, और या तो सीट्स कम हो गई हैं। कम हो सकती हैं। ये हमने बात की थी कि कट ऑफ डिपेंड करता है कि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, नंबर ऑफ सीट्स पे। ये हमने लास्ट वीडियो पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जी। और या एनटीए ने एग्जाम इजी बनाया है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि एनटीए खुद समझ नहीं पाया कि एग्जाम कैसे बनाना है? कि एक तरफ वो पहले तो ये पेपर बनाता देता है, क्यों बताता है, क्या रीजन थे, राय क्यों था नहीं था, तो वो भी 2 साल के अंदर। दूसरा कि ऐसे पेपर सेट कर दे कि बच्चा 300 में 290 ले आए, ये क्या है? तो ये इतना इजी पेपर बनाना, और ये मैथ्स का पेपर नहीं है जहाँ पे बच्चे को श्योर है कि भाई यही आंसर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। फिर भी बच्चा आधे से ज्यादा कुछ क्वेश्चन में तुक्के भी लगाता है बच्चा उसमें। बिल्कुल हाँ बिल्कुल लगाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। करंट अफेयर में से भी क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी में, तो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता बच्चा। इसमें देख सकते हैं कि आप बच्चे का क्या मतलब क्या हुआ होगा, 290 मार्क्स कैसे आए उसके। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, +1 सॉरी हाँ, मार्किंग स्कोर कुछ ऐसा है, हाँ जैसे कि हमने बताया था, -1 +4 मार्क्स है। तो इसमें और 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इसमें 290 मार्क्स में हम देखें तो बच्चे ने क्या किया हुआ है, 2 क्वेश्चन -1 मतलब 2 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, वो गलत हो गए होंगे इसके, ठीक है। और 2 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, 4 मार्क्स की। तो 4 8 और 2 10 हो गए, तो आपके 290 मार्क्स आ गए। उसका मतलब उसने सिर्फ 4 क्वेश्चन ही गलत करें। 4 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं, और 2 क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए। तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अटेम्प्ट तो उसने, मुझे लगता है कि 73 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि 2 छोड़ दिए हैं और 2 अटेम्प्ट किए, इसमें उससे गलत हो गया। तो अटेम्प्ट तो उसने 73 किए हैं। हाँ, तो वही बोल रही हूँ कि मतलब सिर्फ उसने 2 छोड़ दिए हैं और सारे अटेम्प्ट किए उसने, उसमें से सिर्फ उसके 2 गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क है कि एंटी इतना इजी एग्जाम आया था। बच्चा या तो बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, उसने बीए में बैचलर्स में उसने सोशियोलॉजी में इतना अच्छी या गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, हो सकता है। इतना इजी पेपर कैसे हो सकता है? चलिए, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, जो बहुत बच्चों का डाउट है कि क्या होता है कि अगर एक रेंज हम ले लें, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 290, ठीक है, और मिनिमम होंगे, हम मान के चलते हैं यहाँ पे 150, ये हम एवरेज मान के चलते हैं, मिनिमम तो और भी नीचे हो सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और तो जो मैक्सिमम जो चंक बच्चे आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो रेंज लाई कर रही है 200 प्लस, और खास करके 240 से लेके 207 के बीच वाले की, ठीक है। तो ये बच्चे अपने आप को कैसे समझे कि क्या उनकी तैयारी में कुछ कमी थी, क्या पेपर वो समझ नहीं पाए, क्या वो पीछे 2 साल का पेपर एनालिसिस नहीं कर पाए, या वो पेपर 1 भी होता है नहीं होता है, इन सब चीज में कंफ्यूज हो गए, क्या हो गया होगा क्या। और ये बच्चे क्या करें, अपना को कैसे सोशियोलॉजी के, क्या ये अपने आप को एक्सपर्ट माने? मुझे लगता है कि जो 300 में से बच्चा 300 में से 240 मार्क्स ला रहा है, 240 से प्लस मार्क्स ला रहा है, तो वो एवरेज से ज्यादा ही ला रहा है। ऑब्वियसली 80% हो गया ये। तो एवरेज से ज्यादा ही आ रहा है, तो वो अपने आप को मतलब कम ना समझे। वो अच्छे मार्क्स लाया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाया है, अपने हिसाब से वो बहुत ज्यादा मेहनत करके 240 प्लस मार्क्स ला रहा है, तो वो अपने आप को कम ना समझे। उसने पूरी, मुझे लगता है पूरी मेहनत करी होगी। हर बच्चा मेहनत करता है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और उसने पहले जो एग्जाम हुए होंगे उनमें एनालिसिस किया हुआ। तो दिक्कत ये है कि पिछले एग्जाम जो थे वो टफ थे, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने पढ़ा हुआ। तो ये हो सकता है एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि बच्चे ने उस अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ हो सकता है, तो थोड़ा बहुत उसका डिसएडवांटेज हुआ होगा। पर बच्चा अपने आप को कम ना समझे। बच्चा एवरेज से ज्यादा नंबर ला रहा है, 240 प्लस ला रहा है, तो बच्चा कैपेबल है सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, एक मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। थैंक यू। तो आगे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एक सर से कि जो बच्चे टायर 2 सर से क्वेश्चन पूछती हूँ, जो बच्चे टायर 2 और टायर 3 से आते हैं, क्या वो बच्चे
आगे इस मास्टर्स में अपने आप को देख सकते हैं सोशियोलॉजी में और अदर सब्जेक्ट में? देखिए, जो रिसेंट कट ऑफ जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की, वो 240 के अराउंड ही होने वाली है। सोशियोलॉजी की ऑब्वियसली कट ऑफ हमने भी एक्सपेक्ट की कि 260 प्लस जाएगी, ठीक है। जहां बात रही इन बच्चों की जो टायर 2 टायर 3 सिटी से आते हैं, ऐसे खास करके यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों से जहां बच्चे बिलोंग करते हैं, जहां पे एक जेएनयू जैसी या डीयू जैसी या बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, और उनके कहीं ना कहीं वहाँ पे टीचर्स की कमी रहती है, रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए सीयूटी पीजी ही एक ऑप्शन रहता है कि वो दिल्ली ऐसे जगह में आके जेएनयू, जामिया, डीयू में एडमिशन ले सकें या बीएचयू में, बनारस में ले सकें। अब क्या हो गया कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि ये बच्चे जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन में भी इनकी अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई गई कैसे भी करके, या जो भी रीजन रहे रिसोर्सेज की कमी रही, इंफ्रा की कमी रही, ऊपर से कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो ये बच्चे अभी भी बहुत डाउट्स में है कि क्या है, क्या हो क्या रहा है उनके साथ, वो कहाँ जाए, क्या वो एमए में जाए, क्या वो कंपटीशन में जाए, क्या करे वो। तो कहीं ना कहीं एनटीए को सोचना चाहिए या यूजीसी को ये बात सोचनी चाहिए कि पेपर ऐसा सेट करो कि हर बच्चा उसके लिए एलिजिबल हो, हर बच्चा उसमें अपने आप को, जिस ओपन फील होनी चाहिए ताकि हर बच्चा देखे अपने आप को कि वो निकलने के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो कहीं सही से उस बच्चों को एग्जिट भी आपको सेव कराना है। आप या तो इंफ्रा दो ताकि ये सब बच्चे जो इस जहां से आते हैं वहां पर अच्छी पढ़ाई हो, ताकि वो 290 से मार्क्स को काउंटर कर सके, कैरी ऑन कर सके, या आप ऐसा पेपर सेट करो कि सबके लिए बराबर हो, ठीक है। वैसे ही हम जैसे मैम आपसे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है खास करके ऐसे बच्चों के लिए और साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए, वो था पेपर 1 का चले जाना। क्या आपको लगता है कि पेपर 1 का चले जाना डिसएडवांटेज है? मेरा यही क्वेश्चन है कि यूजीसी ने, एनटीए ने, दोनों को मान सकते हैं, एनटीए ने पेपर 1 किस बेसिस पे हटाया है? क्या बच्चा जो साइंस वाला बच्चा है, जैसे मैं हूँ साइंस से ही हूँ, मैंने ह्यूमैनिटीज में, साइंस से ह्यूमैनिटीज में आई हूँ, मैं मास्टर्स मैंने सोशियोलॉजी में करी है। मैं भी हूँ, मैंने भी साइंस से किया है, सर ने भी किए, सर ने स्टैटिक्स से किए, तो मैं साइंस से यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में आई सोशियोलॉजी में। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा पेपर 1 ही, सर एनटीए ने पेपर 1 ही हटा दिया है, तो जो साइंस का जो बेस है, साइंस का जो पेपर 1 जो बेस था वो तो चला ही गया, अब उसको पेपर 2 में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जो उसका सब्जेक्ट था ही नहीं, जो सब्जेक्ट है ही नहीं, उसको पूरा एक जो बीए करा हुआ बच्चा है जिसने 3 साल सोशियोलॉजी में दिए हैं, 3 या 4 साल सोशियोलॉजी में दिए हैं, उसको अब साइंस वाले के बच्चे को इसके बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। क्या वो 3-4 महीने में मेहनत कर पाएगा इतनी सारी? क्या एक और बात ये है कि जो पेपर 1 था, वो पेपर 1 एक जनरल एप्टीट्यूड पेपर था, ठीक है। वो जनरल एप्टीट्यूड पेपर था जो आपके नेट में भी आता है। तो जो बच्चा एमए करेगा वो ऑब्वियसली नेट देगा, क्योंकि बिना उसके तो उसका एमए करने का कोई फ्रूटफुलनेस ही नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बेसिक जॉब जो आपको मिलेगी, और बेसिक जॉब नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आपको नेट निकालना पड़ेगा, और नेट में आपको पेपर 1 चाहिए। तो मतलब आप एक तरफ ये बोलो कि बेटा तुम अगर 2024 में एडमिशन दोगे तुम मैथ्स मत पढ़ो, लेकिन अगर तुम 2025 में नेट दोगे तो तुम्हें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? ये आप खुद डिसाइड, और जबकि दोनों ही देखने वाले एजेंसी से एक ही है, ये भी एनटी रहता है, ये भी एनटी रहेगा आपका, सीयूटी भी एनटी रहता है, और नेट का पेपर भी आपका एनटी और यूजीसी ही रहते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड, पेपर 1 क्या है ना कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। सीसेट भी इसीलिए आ गया था, यूपीएससी में सीसेट का होना ही ये होता है कि जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनको एकदम बहुत एडवांटेज ना मिले, और इंजीनियरिंग बच्चे हैं उनको भी बहुत एडवांटेज ना मिले। तो सीसेट एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। हर आप पीसीएस में देखोगे वहां पे भी सीसेट होता है, एमपी पीसीएस देख लो, यूपी पीसीएस देख लो, हर जगह पेपर सीसेट होता है। पेपर 1 में क्या है, एप्टीट्यूड चेक किया जाता है बच्चे का। हाँ, वो हर किसी बच्चे का चेक किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप पेपर 1 लाओ और अभी भी ले आओ, थोपो नहीं, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो प्रोवाइड करो। आप भले 75 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ा दो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाओ कि जो हर बच्चे के लिए कॉमन क्वेश्चन हो, यही ना लगे कि इन बच्चों के लिए ये हो गया। और फिर आप बात करते हो इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हो कि आप शिफ्ट कर सकते हो पेपर यहाँ से लेके वहाँ, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आप डीयूएसए कॉलेज में आप वो सब्जेक्ट के अलावा भी ऑप्शन सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हो, लेकिन जब वो बच्चे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ऐसा पेपर हटा देते, कहीं और सब्जेक्ट का ला रहे हो। ये कहने के सोचना चाहिए।
इंटर डिसिप्लिनरी से क्या होगा, अब तो इंटर डिसिप्लिनरी की जो वैल्यू है वो कमी लग रही है मुझे, क्योंकि पेपर वन हटा दिया गया है। तो इसमें साइंस वाले तो बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, बहुत कम संख्या होगी इनकी, बिल्कुल। इनकी बहुत कम, ज्यादा बहुत ही वो 290 तो नहीं ला पाएंगे, नहीं ला 300 में मतलब बहुत टफ हो जाएगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में वो अपना साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, और फिर वो एमए बी एमए के लिए को इतना नहीं पढ़ेगा, ये बात फैक्ट है, ठीक है। इसमें हमने भी किया है, हम जानते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चा इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद ही थिंक्स ऑफ बिकमिंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन फिर भी अगर आप साइंस वाले बच्चों के साथ ये कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक नाइंसाफी या ज्यादा प्लेइंग फील्ड नहीं हो। इसलिए जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पिछले 2 साल के कट ऑफ थे वो क्यों 400 में 250 थे और अब क्यों 300 में 250 में मान रहे हैं, क्योंकि पेपर वन जो था वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहा था दोनों ग्रुप के बच्चों को, यहाँ भी आप सब्जेक्ट। और यही नेट का भी यही पैटर्न होता है, नेट में भी हम यही पढ़ते हैं। मैंने स्टैट से किया है अपना ग्रेजुएशन, लेकिन मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, क्योंकि हमारा फोकस होता है कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट में इतना एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि मेरा बेस नहीं है वहाँ पे, लेकिन मैं पेपर वन में एवरेज कर दूंगा, बढ़िया कर दूंगा, और पेपर टू में मैं एवरेज अच्छा मार्क्स कर दूंगा, मतलब अब एवरेज कर दूंगा, तो मेरा दोनों निकल जाएगा। यही स्ट्रेटजी होती है। तो आपने साइंस के बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा, इससे तो आप देख लो हाई जाएगी। एक और क्वेश्चन जो हमारे बच्चों का है वो ये था कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी इस साल अभी बहुत से पेपर्स पोस्टपोन हो गए चुनाव से, एसएससी का पेपर आने वाला है, अभी यूपीएससी आने वाला है, यूपी पीसीएस के पेपर होते हैं, प्लस बैंकिंग के पेपर होते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं इन सब की भी तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी के समय। तो जब कट ऑफ 250 प्लस जा रहा है 300 में से, ठीक है, और इन एग्जाम्स की हेडेक उन पे अलग है, तो वो कैसे मैम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे ताकि वो इतना भी रहे और यहाँ भी उनका प्री मेंस और इंटरव्यू जो भी होते हैं वो निकल जाए। बच्चा बैचलर्स के बाद, मैक्सिमम बच्चा बैचलर्स के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, क्योंकि ये उनका बैकअप, ये उनका बैकअप होता है। प्लान है। बहुत बच्चों का बैकअप प्लान होता है, बहुत बच्चों का, हम सबका नहीं बोल रहे, काफी बच्चों का बैकअप प्लान होता है। क्योंकि आजकल क्या है कि छोटे मोटे एग्जाम तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, कि कभी मतलब डेट आ जाती है, हो जाता है, कभी नौकरी लगना अब तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। अब तो बस बच्चे यूपी बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स है बस वही उसी में टारगेट कर सकता है, क्योंकि एक साल में हो जाते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, कैलेंडर आता है, टाइम पे हर साल होते हैं पेपर, ये ऐसे मैंने ये पेपर ले रखे हैं। तो बच्चे को अब बड़े एग्जाम्स पे टारगेट करना है और उसको बैकअप प्लान भी रखना है, क्योंकि बड़े एग्जाम देगा तो उसको टाइम भी चाहिए, 2-3-4 साल लग जाते हैं इन एग्जाम्स में तैयारी करते करते, बच्चा 3-4 साल लग जाते हैं उसको। तो अब उसको 3-4 साल में और भी तो कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे 4-5 साल लगाए रहते थे इसमें और वो कुछ नहीं पढ़ पाते, तो फिर बाद में रिग्रेट करते थे। अब क्या बच्चों का बैकअप प्लान हो गया है कि मुझे कुछ तो करना ही है, खाली नहीं बैठना, पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही लूँ। तो आप इसमें भी करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाना चाह रहा है और नीचे बैकअप प्लान भी रखना चाह रहा है, तो वो इस पे ध्यान मुझे लगता है कम ही देगा, इस पे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन अब क्या डिमांड हो गई है एनटीए के जो एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो एग्जाम है सीयूटी पीजी के लिए एग्जाम, सीयूटी पीजी में जो एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए भी उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि 300 में से 290 लाना मतलब मेहनत मांगता है, मेहनत मांगेगा, मोर देन 90%। मेहनत तो जरूर मांगेगा। और बच्चा फिर 90% मतलब आपको सब कुछ ही आना चाहिए। हाँ, एवरीथिंग हैज टू फिट, आपको सब कुछ ही आना चाहिए, इसमें एक बात तो है ही। हाँ, तो बच्चे उसका फिर सब कुछ हिल जाएगा। वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मतलब 24 घंटे में वो उसको 5 घंटे और चाहिए होंगे ताकि वो 30 घंटे, मतलब क्या ही है, तो इम्पॉसिबल बात हो। तो बच्चा इधर भी नहीं कर पाएगा, फिर इधर भी नहीं कर पाएगा, फिर तो दोनों में बच्चा भटकता रहेगा, ना उसको एडमिशन मिल पा रहा है ना उसको नौकरी मिल पा रही है, तो बच्चा क्या करे। तो ये सब एनटीए को समझना चाहिए कि एडमिशन के लिए थोड़ा क्राइटेरिया जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का बनाना चाहिए, जो बच्चा कर सके, सारे टाइप का बच्चा कर सके। और जैसे कि सर ने पीएचडी कर रहे हैं सर जेएनयू से, आप जानते होंगे क्योंकि सर ने पहले वीडियोस बना रखे हैं, नीचे लिखा आता ही है। तो सर आप बताइए कि जो पीजी कर ले रहा है, जो 300 में से 290 लाकर पीजी में तो एडमिशन ले रहा है, जबकि इसमें पेपर 1 हट गया है इस बार वाली में, क्या वो नेट क्लियर कर सकता है?
मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकता है आगे, या बस वो एमए ही करके रह जाएगा? देखिए, ये सवाल इससे पूछा जा रहा है कि जो नया सर्कुलर आया है यूजीसी का, उसमें ये हो गया है मैम कि अब आप पीएचडी तभी कर पाओगे जब आपका नेट है। ठीक है, आपका नेट है, ठीक है, प्लस नेट आप तभी कर पाओगे जब आपका एमए है। मैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बात करता हूँ, ना कि साइंस या उन सब सब्जेक्ट्स में। हम यहाँ पे सोशोलॉजी के सब्जेक्ट्स में रह रहे हैं क्योंकि अभी हम सोशोलॉजी का एमए आपका तभी होगा जब आप सीयूटी पीजी निकालोगे। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये सब तो चलो ठीक है, ये तो एक फ्लो हो गया कि कहाँ से क्या किया जा सकता है। अब बात आती है कि आप किस जगह से करते हो, वो मेन होता है। इंडिया में हर जगह सेम एजुकेशन, सेम लेवल की एजुकेशन नहीं मिलती है। ठीक है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे अगर हमें टॉप यूनिवर्सिटीज में आना है, टॉप कौन सी यूनिवर्सिटीज है? डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, या मैं एएमयू या मुस्लिम यूनिवर्सिटी मान लो, जामिया मान लो। ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटीज हो गए, ये टॉप यूनिवर्सिटीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तभी एडमिशन मिलेगा जब यहाँ पे मैं मोर देन 90% या अराउंड 90% स्कोर करूँगा। ठीक है, यहाँ फिर मैं कैसे भी करके नेट निकालूंगा। ठीक है, फिर नेट निकालने के लिए भी मुझे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मुझे बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे मुझे परसेंटाइज अच्छी मोर देन 90% निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे नेट के साथ साथ, नेट में अब 3 कैटेगरी होगी, हमने बात की थी। तीन कौन सी होगी, हम बात कर रहे हैं 3 नेट में कौन कौन सी होगी। एक हो गई जहाँ पे आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जेआरएफ, अब नेट में कितनी होगी कैटेगरीज? 3 कैटेगरी होगी। 3 कैटेगरी होगी, कौन कौन सी? एक हो गई जहाँ पे आप जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो और आप पीएचडी भी आ सकते हो। एक हो गए जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी हो गए। ठीक है, एक हो गया जहाँ पे फिर पीएचडी। तो कोई बच्चा सिर्फ पीएचडी के तो नहीं करेगा क्वालिफाई, क्योंकि भैया एमए साल उसको जॉब तो देखनी, पीएचडी तो 5 से 6 10 साल 5 साल तो लगता ही है। 4+2 का भी जो भी है शेड्यूल है वो है। तो कोई बच्चा, उसके लिए सबसे सेकंड बेस्ट सिनेरियो तो उसका ये होगा जेआरएफ वाला, फिर सेकंड बेस्ट सिनेरियो उसका ये होगा, ये तो उसका लास्ट सिनेरियो होगा। तो जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेगा या जेआरएफ की तैयारी करेगा, उसको भी अच्छी शिक्षा चाहिए होगी। ठीक है, जो हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसको अच्छी शिक्षा के लिए उसको एमए अच्छे से करना पड़ेगा। अब घूम फिरा के वो एमए जहाँ से निकलना चाह रहा था वहीं उसको मिल रहा है, या उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर यहाँ कैसे करेगा, फिर यहाँ कैसे पहुँच पाएगा? फिर यहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो एमए करके क्या करेगा? तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो यूजीसी को अपने साथ, अपने अथॉरिटीज को साथ में रह के बैठना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पीएचडी वालों से अलग कुछ मन किया तो वो बना दिया, एमए पीजी के मन किया कुछ और बना दिया। दोनों में इंटरकनेक्शन होना चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उनका एमए सस्टेनेबल ही ना रहे और 2 साल करने के बाद उनको पीएचडी में एडमिशन ही ना मिले। और पेपर 1 हटा दो आप। पेपर 1 क्यों हटा दिए जब नेट में आना ही है? ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको। नेट में पेपर 1 आता है, जो पेपर 1 पहले सीयूटी में आता था वैसे ही पेपर 1 आता है। अब तो आपको लेकिन फिर भी करना ही है ना, नेट में तो आपको पेपर 1 निकालना ही है। थर्ड सेमेस्टर के एलिजिबल हो जाओगे थर्ड सेमेस्टर से, तो आप तैयारी सेकंड सेमेस्टर शुरू करोगे। तो बात तो वही है कि आप सिर्फ 1 सेमेस्टर के, मतलब ये क्या, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता इनका। तो वो सब चीजें हैं। तो लगभग हमने फोकस की। आखिरी जो एक वीडियो, जो एक टॉपिक है वो ये है, जो मेन टॉपिक है कि क्या उन बच्चों का क्या जिनके मार्क्स 240 से लेकर 260 आ रहे हैं, तो वो परेशान ना हो। जो 260 प्लस कट ऑफ जाएगी वो फर्स्ट लिस्ट के लिए होगी। हाँ, फर्स्ट की होगी, फर्स्ट लिस्ट की होने वाली है। और एक बच्चे ने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज भरी ही होंगी लगभग, मिनिमम बता रहा हूँ मैं कि 5 यूनिवर्सिटीज भी उसने ऑन एवरेज भरी हर बच्चे ने। तो वो एक ही जगह एडमिशन लेगा, बाकी 4 जगह अगर जिस बच्चे के यहाँ पे वो बिलोंग करता है, इस रेंज में बिलोंग करता है, हायर रेंज में, तो बच्चा एक ही जगह सीट लेगा, बाकी सीट्स खाली कर देगी, खाली हो जाएंगी उसकी सीट्स। तो जो नीचे बच्चे आएंगे ऊपर चले जाएंगे। तो बच्चे घबराए नहीं, वेट करें लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट आती है, 3 से 4 लिस्ट आती है, इवन कभी कभी 5 के ऊपर भी चली जाती है अगर सीट्स नहीं भरती हैं तो परेशान ना हो, लिस्ट का वेट करें। और मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे यहाँ 240 260 है
उनको भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इवन JNU DU BHU भी उनको मिल सकता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस कीनली ऑब्जर्व करें लिस्ट को, कोई भी डाउट है आपको अपने एडमिशन से लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहिए, आप हमसे कमेंट कर सकते, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट करिए, अपना स्कोर कमेंट करिए, आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज भरी है वो कमेंट करिए, हमको बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टपअप के नाम पे, ठीक है, टपअप के नाम पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ठीक है, हाँ रुक जाइए एक सेकंड, पेपअप के नाम पे टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और कोई भी डाउट है आपको, हमें कुछ नहीं करना है, 704218217 पे आपको मैसेज कर देना है, अपना स्कोर, अपना जो भी आपको पूछना है वो सारे सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हाँ, पूछ कोई भी सकते हैं। क्वेरी है आपको बता दिया जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो till the next video, I thanks Simran man for you, your sir. time, and till the next video, do share, subscribe, and all the best and take care. ठीक है।